अगर मैं आपसे कहूं कि आपका सिलेबस अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है लेकिन एग्जाम में आपको अच्छे मार्क्स मिल सकते हैं, उनसे भी अच्छे मार्क्स मिल सकते हैं जिन्होंने सिलेबस कंप्लीट करके बैठे हैं। कौन सा तरीका हो सकता है? वो तरीका है प्रैक्टिस पेपर सॉल्व करना। प्रैक्टिस पेपर सॉल्व करने के बाद आपके मन में जितने भी सवाल है वो सारे के सारे कवर हो जाएंगे। तो किसी भी एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाने हैं तो आपको उस पर्टिकुलर एग्जाम में पर्टिकुलर सब्जेक्ट के प्रैक्टिस पेपर सॉल्व करने बहुत ज्यादा जरूरी है। इस सेशन के अंदर 10th स्टैंडर्ड महाराष्ट्र बोर्ड के लिए साइंस 1 का कंप्लीट सेमिस्टर 1 एग्जामिनेशन के लिए कंप्लीट क्वेश्चन पेपर प्रैक्टिस पेपर हम सॉल्व करने वाले हैं। लेट्स बिगिन विद दिस सेशन विदाउट वेस्टिंग टाइम। आई होप सो आपने एक्साइटमेंट के साथ पेन पेपर निकाल दिया होगा और साइंस उनका टेक्स्ट बुक अपने सामने रखा होगा। शुरुआत करते हैं। पेपर पैटर्न, जनरली पेपर पैटर्न कैसे होता है सेमिस्टर 1 एग्जाम का, सेम टू सेम बोर्ड का जो एग्जाम पैटर्न होता है वही होता है, फॉलो होता है सेम टू सेम। क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर आपको 1 से 5 एमसीक्यू पूछे जाएंगे, टोटल 5 मार्क्स आपको मिल रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में बी पार्ट में 1 से 5 आपको 1 लाइन के क्वेश्चन आंसर पूछे जाएंगे, टोटल आपको 5 मार्क्स मिल रहे होंगे। दोनों में आपको कोई भी ऑप्शंस नहीं मिलेंगे कि 5 में से 3 करो या 5 में से 2 करो। तो यहाँ पे आपको सारे के सारे करने पड़ेंगे। अगर आपका 1 मार्क्स भी जाता है तो आपके एग्जाम में 1 मार्क्स आपका कम हो जाएगा, 40 में से 39 मिल जाएगा और मैं नहीं चाहता हूं ऐसा आपके साथ हो। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 में 1 से लेके 3 क्वेश्चन दिए जाएंगे, उन 3 क्वेश्चन में से कोई भी 2 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं आपको। ईच क्वेश्चन कैरी 2 मार्क्स, टोटल 4 मार्क्स का ये सवाल होगा। क्वेश्चन नंबर 2 बी में 1 से लेके 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उनमें से कोई भी आपको 3 सॉल्व करने हैं और ईच क्वेश्चन कैरी 2 मार्क्स, टोटल 6 मार्क्स का सवाल होगा। और क्वेश्चन नंबर 3 में 1 से लेके 8 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उनमें से सिर्फ आपको 5 करने हैं। कोई एक आध चैप्टर अगर गलती से आपका छूट गया है ना तो भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, सिलेबस अधूरा रह गया ना तो भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो आंसर फॉलोइंग में ईच क्वेश्चन कैरी 3 मार्क्स, टोटल आपको 15 मार्क्स मिल रहे होंगे। और क्वेश्चन नंबर 4 में 1 से 2 क्वेश्चन पूछे, उन दोनों में से कोई एक सॉल्व करना है, टोटल आपको 5 मार्क्स मिल रहे होंगे। तो इस तरीके का ये पूरा का पूरा हमारा एग्जाम पैटर्न होने वाला है। इसी चैनल पे हर एक चैप्टर का आईएमपी मैंने अपलोड करके रखा है और उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर ये आईएमपीज आप कंप्लीट कर लेते हो तो चैप्टर के प्रति आपका जो कॉन्फिडेंस है एक लेवल बूस्ट होने वाला है। उसी के साथ साथ टेलीग्राम चैनल की लिंक, व्हाट्सएप चैनल की लिंक और हमारा इंस्टाग्राम का फॉलो कर लेना यार इंस्टाग्राम पे। तो लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन दे रखी है। टेलीग्राम और व्हाट्सएप के चैनल पे अगर ज्वाइन हो जाते हो तो वहां पे लेटेस्ट वीडियो का अपडेट आपको मिलते रहेगा। शुरुआत करते हैं क्वेश्चन पेपर से। क्वेश्चन नंबर 1 ए, टोटल 5 मार्क्स के लिए एमसीक्यू बेस। सबसे क्वेश्चन नंबर 1 का ए का सबसे पहला एमसीक्यू आपके सामने ये रहा। व्हेन व्हाइट लाइट इज इंसिडेंट ऑन द प्रिज्म, डिफरेंट कलर बनते हैं। एक प्रिज्म से जब व्हाइट लाइट पास होती है तो आपको अलग अलग रंग उससे बाहर निकलते हुए दिखते हैं। क्वेश्चन पूछा है color band through different angles, among them dash color bands the least, मतलब 7 कलर में से कौन सा कलर सबसे कम बैंड होता है। अगर प्रिज्म का डायग्राम अच्छे से देखोगे अपने किताब के अंदर तो देखो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा व्हाइट लाइट एंटर करते हुए, ये दिख रही होगी व्हाइट लाइट एंटर करते हुए दिख रही है। अगर व्हाइट लाइट, ये वाली व्हाइट लाइट का हिस्सा देखे, अगर ये सीधी सीधी जाती तो कुछ इस प्रकार से जाती, बट आपको पता है कि प्रिज्म के अंदर लाइट जाने के बाद बैंड होती है, अपना डायरेक्शन चेंज करती है और अलग अलग वेवलेंथ की लाइट अलग अलग एंगल से बैंड होती है। यहाँ पे आप देखोगे तो सबसे कम बैंड होने वाली लाइट है रेड कलर। पहली वाली लाइट सबसे कम बैंड हुई है अपने पाथ से और सबसे ज्यादा बैंड होने वाली लाइट आप डायग्राम में अच्छे से देखोगे तो लास्ट वाली वायलेट लाइट है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लीस्ट बैंड होने वाली लाइट कौन सी है? तो आंसर होगा रेड। और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मोस्ट बैंड होने वाली लाइट कौन सी है? तो आंसर होगा वायलेट। ये क्वेश्चन था डिस्पर्जन ऑफ लाइट से, तो मैं चाहूंगा कि डिस्पर्जन ऑफ लाइट का क्वेश्चन भी आप लर्न कर लेना। मतलब क्या होता है? व्हाइट लाइट अपने 7 रंगों में बढ़ती है। इस कुदरत के फिनोमिना को हम कहते हैं डिस्पर्जन। तो इसका आंसर होने वाला है हमारा रेड लाइट। परफेक्ट। क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में बढ़ते हैं। वॉल्यूम ऑफ वाटर इज इंक्रीज इफ वी रिड्यूस इट्स टेम्परेचर टू बिलो डैश डिग्री सेल्सियस। आपको पता है कि वाटर 4 डिग्री पे एनामलस बिहेवियर दिखाता है, मतलब अनोखापन दिखाता है।
नॉर्मली हमें ये पता है कि टेम्परेचर बढ़ाने से वॉल्यूम बढ़ता है, कोई भी चीज एक्सपांड होती है टेम्परेचर बढ़ाने से। पर वाटर के केस में 0 डिग्री से लेके 4 डिग्री के तक वाटर अपने आकार को, मतलब अपने वॉल्यूम को कम कर देता है। वाटर अपने वॉल्यूम को क्या कर देता है, कम कर देता है। 4 डिग्री, 40 डिग्री नहीं, 4 डिग्री तक वॉल्यूम को क्या कर लेता है, कम। और जब वाटर का जिस टेम्परेचर पे वॉल्यूम कम होता है उस टेम्परेचर पे डेंसिटी क्या होता है, मैक्सिमम होता है। तो वाटर इंक्रीज इफ वी रिड्यूस इट्स टेम्परेचर बिलो। तो वाटर का अगर टेम्परेचर 4 डिग्री सेल्सियस पे वाटर का अगर वॉल्यूम सबसे कम है तो 4 डिग्री से पीछे जाने के बाद वाटर का वॉल्यूम क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो वाटर का वॉल्यूम 4 डिग्री से बिलो बढ़ना शुरू होता है। 4 डिग्री पे मैक्सिमम होता है और 4 डिग्री के बाद बढ़ना शुरू होता है। ये आप अच्छे से इस ग्राफ में ऑब्जर्व कर सकते हो। तो 4 डिग्री पे सबसे मिनिमम वॉल्यूम है और 4 डिग्री से नीचे जाने के बाद वॉल्यूम घटते हुए आपको दिख रहा होगा। तो आंसर होगा 4 डिग्री सेल्सियस। करेक्ट है। ये था एनामेलस बिहेवियर ऑफ वाटर से क्वेश्चन था। इन विच ब्लॉक इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आर द नॉन मेटल्स आर फाउंड। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में कौन से ब्लॉक में नॉन मेटल पाए जाते हैं। थोड़ा सा हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में डिटेल में चर्चा करते हैं। ये है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का एस ब्लॉक। और इस एस ब्लॉक के अंदर दो ग्रुप्स होते हैं। पहला ग्रुप होता है अल्कली मेटल, जो रेड कलर में आपको भी दिख रहा होगा, अल्कली मेटल्स का। और दूसरा ग्रुप को हम बोलते हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल। मतलब यहां से हमें समझ में आया कि एस ब्लॉक के अंदर तो सारे के सारे क्या पाए जाते हैं, मेटल पाए जाते हैं। हमें पूछा है कौन से ब्लॉक में नॉन मेटल पाए जाते हैं। अब बात करते हैं डी ब्लॉक की। डी ब्लॉक के अंदर सारे के सारे मेटल पाए जाते हैं और डी ब्लॉक का दूसरा नाम है ट्रांजिशन मेटल्स। और हम बात करते हैं लास्ट ब्लॉक। 4 ब्लॉक होते हैं, एफ ब्लॉक नीचे होता है लेकिन अभी उसकी चर्चा करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट ब्लॉक है हमारा पी ब्लॉक। और पी ब्लॉक एक ऐसा ब्लॉक है जिसके अंदर मेटल भी है, नॉन मेटल भी है और मेटलॉइड्स भी। तो हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा पी ब्लॉक। इस बात का ध्यान रखना। थोड़ी सी इंफॉर्मेशन एक्स्ट्रा दे देता हूं। सबसे छोटा एलिमेंट अगर पीरियोडिक टेबल में कोई है तो हीलियम है। सबसे हल्का एलिमेंट, वजन में लाइट वेट एलिमेंट अगर कोई है तो हाइड्रोजन है। अगर नॉन मेटल में कोई ऐसा एलिमेंट है जो लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है तो ब्रोमीन है। और मेटल में है तो दो है, उनमें से एक मैं आपको बता देता हूं, मर्क्यूरी, जो एग्जिस्ट करता है लिक्विड फॉर्म में। आपको बताना एक और कोई ऐसा मेटल है जो लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। कमेंट करके बताना कि क्या ऐसा कोई मेटल है जो लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है मर्क्यूरी के सिवा। ओके, तो अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन हमारा आंसर होगा पी ब्लॉक। एक ऐसा ब्लॉक है जिसमें मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड तीनों पाए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। फोर्थ, इफ अ करंट ऑफ आई, मतलब आई नाम का करंट सर्किट में से फ्लो कर रहा है जिसका रेजिस्टेंस है आर, तो आपको बताना कितना हीट पैदा होगा, कितना हीट जनरेट होगा। देखो, किसी भी रेजिस्टेंस में से अगर आई नामक करंट पास होता है, आई नामक करंट पास होता है और पोटेंशियल डिफरेंस मान लो वी है, कितना पोटेंशियल डिफरेंस वी है, तो पावर का फॉर्मूला होता है आई इंटू वी। और यहाँ पे v का वैल्यू होता है ओम्स लॉ के हिसाब से, आपने पढ़ा होगा I इंटू आर। तो ये हो जाएगा I और v का वैल्यू आई आर। I और I मिलके हो जाता है आई स्क्वायर इंटू आर। हालांकि मैं डेरिवेशन करवा रहा हूं आपसे। पावर मिल गया। अब किसी भी रेजिस्टेंस में से कितना हीट पैदा होता है ये डिपेंड करता है कि उस रेजिस्टेंस में से कितने समय तक करंट गया। जितने ज्यादा समय तक करंट जाएगा उतना ज्यादा गर्मी पैदा होगा। तो हीट का फॉर्मूला होता है पावर इनटू टाइम। तो पावर तो हमें मिल चुका आई स्क्वायर आर और साथ में लगा देना है टी। तो इस क्वेश्चन के हिसाब से हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज आई आर स्क्वायर। एग्जाम में कैसे लिखोगे, तो एग्जाम में लिखना है फोर्थ का बी। इतना काफी है, बस ऊपर लिख लेना क्वेश्चन नंबर 1 ए हमारा चल रहा है। जो भी फिफ्थ का आंसर होगा वो यहाँ पे, जो भी फर्स्ट का आंसर होगा वो यहाँ पे। इस तरीके से आपको आंसर करना है। हमारे चैनल पे चैप्टर वाइज हर एक सब्जेक्ट के, हर एक चैप्टर के अपन ने पीवाईक्यूज अपलोड कर रखे। क्या करके रखे हैं, पीवाईक्यूज अपलोड कर रहे थे। मान लो कि जैसे कि ये चैप्टर का नाम यहाँ पे आप देख पाओगे कि ग्रेविटेशन की बात कर रहे हैं, तो ग्रेविटेशन चैप्टर के रिलेटेड जो भी पास्ट एग्जाम्स में, बोर्ड्स के एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे गए हैं वो हमने उस वीडियो के अंदर पर्टिकुलरली सॉल्व करके दिए।
तो लिंक मैं सारी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, एक बार प्रैक्टिस कर लेना। ओके, और बाकी टेलीग्राम पे जल्दी से फॉलो कर लेना। देखते हैं इस वीडियो के बाद टेलीग्राम पे कितने फॉलोवर बढ़ते हैं। ओके, फिफ्थ क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन दे रखा है वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन द अर्थ, अर्थ के ऊपर किसी भी ऑब्जेक्ट का वेट कितना होता है। देखो, वेट कितना होता है ये निर्भर करता है कि अर्थ किसी भी ऑब्जेक्ट को अपने तरफ कितने ताकत से खींच रहा है। जितने ज्यादा ताकत से खींचेगा उतना ज्यादा वेट होगा, और वो डिपेंड करेगा अर्थ के ग्रेविटी पे। तो अर्थ किसी भी ऑब्जेक्ट को अपने सरफेस पे रखे हुए किसी भी ऑब्जेक्ट को कितने ताकत से खींचता है, पहले तो अर्थ और उस ऑब्जेक्ट के बीच की दूरी होती है आर। तो वो जो ताकत होती है, मतलब वो जो फोर्स होता है, वो होता है Gm m/r का स्क्वायर। तो अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या आप मुझे बता सकते हो ये जो ऑप्शन नंबर डी है ये किसका फॉर्मूला है? ये किसका फॉर्मूला है? कमेंट बताना, कमेंट करके बताना, कमेंट करके बताना। Gm/r², ये किसका फॉर्मूला है? कम ऑन गाइस, लेट्स डू इट। तो सक्सेसफुली क्वेश्चन नंबर 1 का ए का एमसीक्यूज हमने सॉल्व कर लिए हैं, और अपने आप को राइट हैंड से अपने आप को यहाँ पे शेबाश देनी है। अपने आप को बोलो शेबाश, और जो भी आपका नाम हो कमेंट में लिख देना कि वेल डन। मेरा नाम है शुभम, तो मैं कमेंट में लिख दूंगा वेल डन शुभम। तो आपको भी टाइप कर लो आपका जो भी नाम है, वेल डन। तन्वी नाम है तो तन्वी टाइप करो, वेल डन। रिया नाम है तो रिया टाइप करो, वेल डन। आयुष नाम है तो आयुष टाइप करो, जो भी आपका नाम है कमेंट में टाइप करो, और स्टे कनेक्टेड। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का बी। आप इस क्वेश्चन को नए पेज पे शुरू नहीं करोगे तो भी चलेगा, क्योंकि अभी तक हमारा क्वेश्चन नंबर 1 ही चालू है। क्वेश्चन नंबर 1 में आधा पार्ट था हमारा ए वाला, और क्वेश्चन नंबर 1 में आधा पार्ट है हमारा बी वाला, तो उस चलेगा। क्वेश्चन नंबर 2 नए पेज से शुरू करना। तो बी के 1 के अंदर आपको कोरिलेशन फाइंड करना है। चलो शुरुआत करते हैं। पीरियोडिक टेबल में हॉरिजॉन्टल रोज को हम कहते हैं पीरियड्स, तो ग्रुप्स को हम क्या कहते हैं? वर्टिकल कॉलम। परफेक्ट। हॉरिजॉन्टल रोज को पीरियड, तो वर्टिकल कॉलम को हम क्या कहेंगे? ग्रुप्स। तो यहाँ पे हमें लिखना है वर्टिकल कॉलम। सिंपल सा, एक मार्क्स आपके हाथ में है। फाइंड आउट वन आउट। फ्यूज वायर, पैड कंडक्टर, रबर ग्लव्स, जनरेटर। ऑड वन आउट क्या होगा? परफेक्ट। कमेंट कर लो पहले तो। कर लिया कमेंट? चलो मैं चैलेंज देता हूँ, ये वाले क्वेश्चन को चैलेंज देता हूँ, आप कमेंट करो सही कर रहे हो। अरे देखो, अगर आ रहा है तो कमेंट करने में कोई दिक्कत नहीं है, हमारा हौसला बढ़ता है। कर लिया? परफेक्ट। तो बहुत सारे आंसर ने बहुत सारे आंसर ने नहीं, बहुत सारे स्टूडेंट ने आंसर कमेंट में सही किया है, जनरेटर। क्यों जनरेटर होगा इसका आंसर? देखो, फ्यूज वायर, पैड कंडक्टर, रबर ग्लव्स, ये हमें एक तरीके से सेफ्टी इक्विपमेंट है, जो हमें इलेक्ट्रिसिटी से द्वारा होने वाली दुर्घटना से बचने में मदद करते हैं। बट जनरेटर कोई सेफ्टी इक्विपमेंट नहीं है, वो तो करंट को जनरेट करने वाली एक मशीन है। अंडरस्टैंड? सो दैट यू कैन से दैट रेस्ट आर सेफ्टी इक्विपमेंट। तो आंसर हो जाएगा जनरेटर। ठीक है, जस्ट राइट द नेम। अ प्रोडक्ट फॉर्म आफ्टर द थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ शुगर। जब शुगर का थर्मल डिकम्पोजिशन होता है तो कौन सा प्रोडक्ट बनता है, वो आपको यहाँ पे बताना है। तो जब शुगर का थर्मल, आई थिंक यहाँ पे गलत लिखते हैं, 22 होता है। जब शुगर का थर्मल डिकम्पोजिशन होता है तब बनता है कार्बन, और साथ में बनता है वाटर। ये आपको मिल जाएगा लगभग चैप्टर नंबर 3 में। आपको कमेंट में ये बताना है कि कार्बन के आगे यहाँ पे कितने एटम्स है और वाटर के यहाँ पे कितने मॉलिक्यूल्स है। तो अपने टेक्स्ट बुक जो आपने सामने रखा उसे दोस्ती करना शुरू करो, और ढूंढ के मुझे ये बता देना कि सर, आप कमेंट में ये कर लेना कार्बन के ऐसा बॉक्स कर लिखना 11, और वाटर लिख लेना, वाटर लिख के आप लिख लेना, वाटर लिख के आप लिख लेना, जो भी सॉरी जो भी आंसर है वो आप यहाँ पे वाटर डब्ल्यू लिख के लिख लेना, तो मैं समझ जाऊंगा आपने आंसर कर दिया है। चलो चेक करते कितने लोग कमेंट करने वाले हैं। स्टेट द एसआई यूनिट ऑफ पावर ऑफ द लेंस। लेंस का पावर का एसआई यूनिट क्या होता है? देखो, लेंस के पावर का फॉर्मूला होता है 1 अपॉन फोकल लेंथ, और फोकल लेंथ कंपलसरी है मीटर में होना चाहिए। तो पावर का जो यूनिट होता है लेंस में वो होता है डायोप्टर। क्या होता है? डायोप्टर। और यहाँ पे आपको दिख रहा होगा डायोप्टर लिखा हुआ। अपने लेंस वाले रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट या लेंस वाले चैप्टर वाले हिस्से में जाओगे तो आपको ये मिल जाएगा, दैट इज कॉल्ड अ डायोप्टर। इजी था।
इजी है, लेंस वाले चैप्टर में आपको ये मिल जाएगा। तो पावर का यूनिट क्या होता है, डायोप्टर, जो होता है 1/मीटर। ओके, राइट, ट्रू एंड फॉल्स। इफ द एंगल ऑफ इंसिडेंट इज 0 देन द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज 90 डिग्री। मतलब क्या कि मान लो अगर ये कोई सरफेस है और कोई लाइट इस तरीके से गिरती है, तो वो लाइट, कोई भी लाइट किसी सरफेस के ऊपर 0 डिग्री पे गिरती है। 0 डिग्री मतलब क्या, देखो किसी भी सरफेस पे इस प्रकार से नॉर्मल होता है, ये क्या होता है, नॉर्मल होता है। और लाइट नॉर्मल के डायरेक्शन में ही अगर किसी सरफेस पे गिरती है तो हम उस एंगल को बोलते हैं 0 डिग्री इंसिडेंट एंगल। इंसिडेंट एंगल 0 हो गया। जब लाइट 0 एंगल से गिरती है इंसिडेंट, तो रिफ्रैक्टेड एंगल भी 0 डिग्री होता है। और यहां दे रखा है 90 डिग्री, इसका मतलब दिस इज कंप्लीटली रॉन्ग। समझ में आया? तो इफ एंगल ऑफ इंसिडेंट इज 0 डिग्री, तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी 0 डिग्री होगा। ये फिनोमिना को भूलना मत, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का सवाल है। सक्सेसफुली क्वेश्चन नंबर 1B भी हमने सॉल्व कर लिया है। थिंक अबाउट योर गोल। अब मैंने आपको टारगेट दिया है कि अपने सपने के बारे में सोचो, अपने सपनों को लेके आप कितने डेडिकेटेड हो उसके बारे में 1 सेकंड, 1 सेकंड तो नहीं होगा यार, 30 सेकंड चिंतन करो। जीवन में जब जब हम अपने सपनों के बारे में सोचते हैं तो हम अपने काम को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाते। सोचना शुरू किया, 30 सेकंड आंखें बंद कर लो और सोच लो कि आपको फ्यूचर में क्या बनना है और क्या आप उस डायरेक्शन में मेहनत कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। ठीक है? हाँ, अपने चैनल पे और बहुत सारे क्वेश्चंस पेपर अपलोड कर रखे हैं, उनकी भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। सेमिस्टर एग्जाम्स के बहुत सारे कर रखे, प्रैक्टिस कर लेना हर एक सब्जेक्ट के, हर एक सब्जेक्ट के, मैथ्स 1, साइंस 1, मैथ्स 2, साइंस 2, सब मिलेगा आपको वहां पे। क्वेश्चन नंबर 2A। क्वेश्चन नंबर 2 के ए के सबसे पहले सवाल पे आते हैं। गिव रीजन। वी कैनॉट सी, वी कैनॉट क्लियरली सी एन ऑब्जेक्ट केप्ट एट ए डिस्टेंस। कोई ऑब्जेक्ट आपके आंखों से ज्यादा दूरी पे है तो अगर आप उसको नहीं देख पाते हो, लेस देन एट ए डिस्टेंस ऑफ 25 सेंटीमीटर। लेस देन, अगर कोई ऑब्जेक्ट आपके आंखों से 25 सेंटीमीटर से भी कम दूरी पे अगर रखा गया है तो आप उसको नहीं देख पाते हो, ऐसा क्यों, क्या कारण है? व्हाट इज रीजन बिहाइंड दैट द पर्सन कैन नॉट सी द ऑब्जेक्ट विच इज सिचुएटेड लेस देन 25 सेंटीमीटर। तो इसके पीछे का क्या कारण है वो आपको पता चलेगा इस वाले क्लाउड से। क्लाउड में मैं आपको कॉन्सेप्ट को बहुत इजी करके बताने की कोशिश करूंगा सो दैट आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट आपके आंखों के सामने 25 सेंटीमीटर तक रखा है तो आप आराम से उसको देख पाते हो बिना आंखों पे तनाव आए, मतलब स्ट्रेन आए। बट अगर वो दूरी 25 सेंटीमीटर से भी कम है, मतलब ऑब्जेक्ट आंखों से 25 सेंटीमीटर से भी कम दूरी पे है, तो आपके आंखों में स्ट्रेन, तनाव आना शुरू होगा और ब्लरीनेस होनी शुरू हो जाएगी, मतलब वो ऑब्जेक्ट आपको धुंधला दिखने लगेगा क्योंकि आपकी सिलेरी मसल्स प्रॉब्लम में आएगी या उस पर स्ट्रेन आएगा। तो इसका आंसर होगा द मिनिमम डिस्टेंस एट विच ऑब्जेक्ट कैन बी सीन क्लियरली by normal eyes without strain is called a distance of distinct vision। मतलब डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन तक अगर किसी ऑब्जेक्ट पे रखा गया है तो आप बिना किसी दर्द के उस ऑब्जेक्ट को आराम से देख सकते हो। और डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन एक नॉर्मल इंसान के लिए कितना होता है, 25 सेंटीमीटर। लेकिन वो ऑब्जेक्ट 25 सेंटीमीटर से भी पास रखा गया है तो आपके सिलियरी मसल्स के ऊपर क्या होगा, स्ट्रेन आएगा, मतलब आपकी सिलियरी मसल्स एडजस्ट एडजस्ट नहीं हो पाएगी, आपके आंखों के लेंस को एडजस्ट नहीं कर पाएगी उस ऑब्जेक्ट को अच्छे से देखने के लिए, कॉजिंग स्ट्रेन एंड मेकिंग ऑब्जेक्ट ब्लरी। तो उसके वजह से आपका ऑब्जेक्ट जिसको आप देख रहे हो वो ब्लरी दिखने लगेगा। दैट्स वाई किसी भी ऑब्जेक्ट को हम नॉर्मली, नॉर्मल आंख, मेरा तो चश्मा लगा हुआ जिसकी आंखें भी नॉर्मल है, तो 25 सेंटीमीटर पे उसको ऑब्जेक्ट आराम से क्लियरली दिखता है। ठीक है, आगे है स्टेट ऐसा यूनिट एंड सीजीएस यूनिट ऑफ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का ऐसा यूनिट होता है जूल पर ग्राम डिग्री सेल्सियस। कैसे मैं समझाता हूँ। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का फॉर्मूला है हीट डिवाइड बाय मास अपॉन टेम्परेचर, हीट अपॉन मास इनटू टेम्परेचर। मतलब किसी भी सब्सटेंस का, किसी भी सब्सटेंस का जिसका 1 ग्राम मास है, उसका अगर 1 डिग्री सेल्सियस से
आपको टेम्परेचर बढ़ाना है तो वो टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस से जो आपको अगर टेम्परेचर बढ़ाना है तो उस टेम्परेचर को बढ़ाने के लिए आप जो हीट देते हो उसी हीट को हम कहते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो 1 ग्राम सब्सटेंस की 1 डिग्री से टेम्परेचर बढ़ाने के लिए लगने वाली हीट मतलब स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, और उसका ऐसा यूनिट होता है जूल पर ग्राम डिग्री सेल्सियस, और सीजीएस यूनिट होता है जूल को हम लिख देंगे कैलोरी पर डिग्री सेल्सियस, कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस, एंड दिस इज द एसआई एंड सीजीएस यूनिट ऑफ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। ऑब्जर्व द डायग्राम एंड लेबल एट ए एंड बी। और ये क्वेश्चन बहुत ट्रिकी है, मतलब बनाने वाले ने थोड़ा सा बेवकूफ बनाने की कोशिश की है। अभी देखने से तो ऐसा लगता है कि राइट हैंड है, बट अकॉर्डिंग टू कॉन्सेप्ट जो हमने किताब में पढ़ रखा है उसके हिसाब से ये लेफ्ट हैंड है। तो अगर हम यहाँ पे अच्छे से कॉन्सेप्ट में कॉन्सेप्चुअली इसकी बात करने जाए, यहाँ पे अच्छे से ऑब्जर्व करना, थंब इंडिकेट डायरेक्शन ऑफ मोशन, कौन से रूल में? फ्लेमिंग राइट हैंड रूल में। फ्लेमिंग राइट हैंड रूल किसमें काम आता है? इलेक्ट्रिक जनरेटर में। क्या पता करने के लिए? डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट। इलेक्ट्रिक जनरेटर फ्लेमिंग राइट हैंड रूल काम आता है टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट। और लेकिन यहाँ पे थंब के बारे में क्या लिखा हुआ है? डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ कंडक्टर। और हमारे इस डायग्राम में थंब के लिए क्या लिखा हुआ है? फोर्स ऑन द कंडक्टर। मोशन ऑफ द कंडक्टर नहीं रिप्रेजेंट कर रहा थंब, मतलब कंफर्म हो गया कि फ्लेमिंग राइट हैंड रूल तो इसका आंसर नहीं है। तो अगर आप फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल को अच्छे से ऑब्जर्व करोगे तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल में आपको मिलेगा थंब के बारे में, और थंब इंडिकेट करता है डायरेक्शन ऑफ द फोर्स ऑन द कंडक्टर। और इस क्वेश्चन में भी दे रखा है डायरेक्शन ऑफ द फोर्स ऑफ द कंडक्टर, मतलब ये हमारा लेफ्ट हैंड है। ये हमारा कौन सा हैंड है? लेफ्ट हैंड। तो लेफ्ट हैंड के हिसाब से, लेफ्ट हैंड के हिसाब से मिडल फिंगर क्या रिप्रेजेंट करता है और पॉइंट फिंगर क्या रिप्रेजेंट करता है? तो आप अगर आपने फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल पढ़ के रखा है तो मिडल फिंगर इंडिकेट करता है डायरेक्शन ऑफ करंट। क्या इंडिकेट करता है? डायरेक्शन ऑफ करंट। और पॉइंट फिंगर इंडिकेट करता है डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो यहाँ पे लिखना है पॉइंट फिंगर में मैग्नेटिक फील्ड। कंफ्यूज मत होना, अच्छे से पढ़ के जाना। थंब क्या इंडिकेट करता है दोनों में याद करके जाना। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल किसमें काम आता है? इलेक्ट्रिक जनरेट मोटर में। इलेक्ट्रिक जनरेटर, देखो मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ तो कंफ्यूज मत होना। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल इलेक्ट्रिक जनरेटर में टू फाइंड द फोर्स ऑन द कंडक्टर, फोर्स ऑन द कंडक्टर। और फ्लेमिंग राइट हैंड रूल इलेक्ट्रिक जनरेटर में टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट। मैं थोड़ा सा अगर उल्टा सुल्टा बोल रहा हूँ तो मैं फाइनल आंसर आपको बता देता हूँ। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल 100% सही वाला बता रहा हूँ, उल्टा सुल्टा अगर मेरे से हुआ हो पीछे तो वो आता है आपका किसमें? इलेक्ट्रिक मोटर में। और फ्लेमिंग राइट हैंड रूल काम आता है आपका इलेक्ट्रिक जनरेटर में इंड्यूस करंट का डायरेक्शन पता करने, और यहाँ पे ये काम आता है फोर्स का डायरेक्शन पता करने। ध्यान रखना, ठीक है। तो यहाँ पे मिडल फिंगर क्या इंडिकेट कर रहा है? तो मिडल फिंगर आपका इंडिकेट करता है करंट का डायरेक्शन। इसका डायरेक्शन करंट का डायरेक्शन। अच्छे से पढ़ के जाना इसको। तो ये अच्छे से हो गया हमारा। अब वापस से थोड़ा सा चर्चा करते हैं अपन अपने चैनल पे, और भी आपके लिए वन शॉट आईएमपी अपलोडेड है, उसको चेकआउट करना भूलना का नहीं, और प्रीवियस ईयर पेपर भी देखना भूलने का नहीं। क्वेश्चन नंबर 2 का बी, सबसे पहला मास और वेट का डिफरेंस। देखो भैया, मास क्या होता समझते हैं। अगर मान लो ये आपका एक खूबसूरत सा फिगर है और ये आपके हाथ है, तो ये आपका हाथ, मुंह, सर, पैर, ये आपका मास है, बराबर। अगर आपके मास को कम करना है तो आपके बॉडी का किसी पार्ट को अलग करना पड़ेगा, किसी पार्ट को अलग पढ़ना पड़ेगा, तब तक आपका मास कम नहीं होगा। तो मास किस पे डिपेंड करता है? तो मास डिपेंड करता है अमाउंट ऑफ मैटर पे, कि आपके बॉडी में कितना मैटर मौजूद है। जितना ज्यादा मैटर उतना ज्यादा मास। अब बात करते हैं वेट क्या होता है। तो वेट का मतलब होता है किसी भी ऑब्जेक्ट को ग्रेविटी अपने तरफ कितने ताकत से खींचती है। ग्रेविटी के द्वारा लगाई गई ताकत सरफेस टू सरफेस चेंज होती है, हाइट के हिसाब से भी चेंज होती है। पृथ्वी के करीब हो तो जी ज्यादा लगता है, पृथ्वी से दूर जाओगे तो जी कम लगता है, ग्रेविटी का फोर्स कम हो जाता है। इसका मतलब ये समझा कि जो मास होता है वो सब जगह मास मैटर पे डिपेंड करता है, और वेट किस पे डिपेंड करता है? ग्रेविटी के द्वारा लगाया गया फोर्स पे।
मास कभी भी बदलेगा नहीं किसी भी ऑब्जेक्ट का जब तक उस ऑब्जेक्ट में से उसका हाथ पैर तोड़ नहीं आती है जय। तो मास रिमेन द सेम, किसी भी ऑब्जेक्ट का मास कभी नहीं बदलता है अगर उसमें मैटर का क्वांटिटी उतना ही है तो। बट वेट बदल सकता है क्योंकि वेट का फॉर्मूला होता है mg और g का वैल्यू प्लेस टू प्लेस बदलता है। ऐसा यूनिट होता है मास का केजी, सीजीएस होता है ग्राम, वेट का होता है न्यूटन, सीजीएस होता है डाइन, भूलना नहीं। और मास एक स्केलर क्वांटिटी है, मतलब वो सिर्फ मैग्नीट्यूड पे डिपेंड करती है। और वेट कैसी क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी, मतलब वो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों पे डिपेंड करती है कि भाई फोर्स लग रहा है तो कौन से डायरेक्शन में लग रहा है, ऐसा बोलना पड़ता है ना। हाँ भाई अर्थ के सेंटर की तरफ लग रहा है। बात समझ में आया। तो इस क्वेश्चन में आपको डिफाइन करना है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। देखो भाई कोई भी अर्थ के ऊपर कोई ऑब्जेक्ट गिरता है तो गिरती हुई चीज के पास क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है। अब ये बॉडी गिर रही है, इसके पास एक्सेलरेशन आया। एक्सेलरेशन का फादर पप्पा होता है फोर्स, मतलब बिना फोर्स के तो एक्सेलरेशन नहीं आ सकता है। तो आप बता सकते हो कि इस बॉडी पे एक्सेलरेशन किसके वजह से लगा, परफेक्ट एक्सेलरेशन लगा ग्रेविटी के द्वारा लगाए गए फोर्स के द्वारा। और इसी एक्सेलरेशन को हम कहते हैं अर्थ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। तो यहाँ पे डेफिनेशन क्या होगा अर्थ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन का, तो वो होगा यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, मतलब ग्रेविटी के द्वारा जो फिक्स एक्सेलरेशन लगाया जा रहा है प्रोड्यूस इन द फ्रीली फॉलिंग बॉडी। देखो कोई भी ऑब्जेक्ट अर्थ के ऊपर फ्रीली गिरता है, मतलब सिर्फ अर्थ के ऊपर डायरेक्ट अर्थ के ग्रेविटी की वजह से गिर रहा है, इसके लिए हम कहते हैं फ्रीली फॉलिंग ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। मतलब एक ऐसा एक्सेलरेशन जो ग्रेविटी के फोर्स के वजह से पैदा हुआ है, ऐसे एक्सेलरेशन को ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कहते हैं। दैट्स इट। ओके, नेक्स्ट है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन को हम जी लेटर से डिनोट करते हैं और उसका यूनिट होता है वेक्टर क्वांटिटी में, यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर। यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर। नेक्स्ट है लेटेंट हीट ऑफ मेल्टिंग। लेटेंट हीट ऑफ मेल्टिंग क्या होता है, अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी एब्सॉर्ब्ड एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर बाय यूनिट मास कन्वर्टेड इनटू लिक्विड टू कन्वर्टेड इनटू सॉलिड टू लिक्विड। समझाता हूँ, कोई सब्सटेंस है जिसका वजन है 1 ग्राम, सॉलिड स्टेट में है, उसको आपको पिघला के करना है लिक्विड स्टेट में। वजन तो 1 ग्राम ही रहेगा, मास कभी बदलता नहीं है। किसी भी चीज को पिघलाने के लिए आपको देनी पड़ती है हीट। क्या देनी पड़ती है, हीट। बिना गर्मी के ये काम नहीं होगा। ये जो आपने हीट इसको दिया 1 ग्राम सब्सटेंस को उसके सॉलिड स्टेट से लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट करने के लिए जो हीट आपने दिया, इसी हीट को फिजिक्स के भाषा में हम कहते हैं लेटेंट हीट ऑफ मेल्टिंग। लेटेंट हीट ऑफ मेल्टिंग या दूसरा नाम है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। अंडरस्टैंड। आगे बढ़ते हैं। ऑब्जर्व द डायग्राम एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। यहाँ पे क्या दिया है, आपको एक डायग्राम दे रखा है। यहाँ पे ये डायग्राम में सर्किट है, सर्किट में बैटरी लगा रखा है, की लगा रहता है। जैसे बैट सर्किट कंप्लीट होगा करंट फ्लो होना शुरू होगा। किसी भी कंडक्टर वायर में अगर करंट फ्लो होना शुरू होता है तो वो वायर मैग्नेट की तरह एक्ट करता है और वायर का एक हिस्सा नॉर्थ पोल और पीछे वाला हिस्सा साउथ पोल बन जाता है। मतलब वायर एक तरीके से मैग्नेट बन गया। और मैग्नेट के पास अगर आप मैग्नेटिक नीडल लेके आते हो तो वो डिफ्लेक्ट करना शुरू करता है। बात समझ में आया यहाँ तक। अब आप देख सकते हो इस वाले डायग्राम में करंट इधर जा रहा है और इस वाले डायग्राम में करंट इधर जा रहा है और उसके हिसाब से मैग्नेटिक नीडल का जो डिफ्लेक्शन है वो भी अलग अलग डायरेक्शन में हो रहा है। मतलब सर्किट में करंट का डायरेक्शन बदलने से सर्किट में करंट का डायरेक्शन बदलने से उसकी मैग्नेटिक पोलरिटी चेंज हो जाती है, मतलब उसका नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल चेंज हो जाता है और उसके वजह से मैग्नेटिक नीडल का डिफ्लेक्शन भी अपोजिट डायरेक्शन में होना शुरू हुआ। तो आप कहोगे कि किसी भी सर्किट में करंट दिया और करंट के वजह से मैग्नेट या मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बदला और उसकी वजह से मैग्नेटिक नीडल का डिफ्लेक्शन का डायरेक्शन बदला। तो इसका पहले का आंसर होगा कि भाई ये कौन सा इफेक्ट है, तो ये है मैग्नेटिक इफेक्ट। किसका, इलेक्ट्रिक करंट का। सर्किट में इलेक्ट्रिक करंट दिया, उसके वजह से उसमें मैग्नेटिक इफेक्ट क्रिएट हुआ। दैट्स इट। नेक्स्ट, राइट द नेम ऑफ टू डिवाइस विच बेस्ड ऑन द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। तो दो डिवाइस का नाम बताना, तो इलेक्ट्रिक बेल और लाउड स्पीकर, ये दोनों इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट पे काम करते हैं। मतलब क्या, उसमें सर्किट में करंट देने के बाद
सर्किट में मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आती है और उनमें वाइब्रेशन होना शुरू होता है। ओके, आपने इलेक्ट्रिक बेल 8th स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा। व्हाट इज मेंट बाय केमिकल रिएक्शन? केमिकल रिएक्शन क्या होता है? केमिकल रिएक्शन क्या होता है? प्रोसेस इन विच सम सब्सटेंस अंडरगो बॉन्ड ब्रेकिंग। मतलब क्या, यहाँ पे ए और बी के बीच में एक रिश्ता है और सी बेचारा अकेला है। ए और बी का रिश्ता टूटेगा, मतलब आपने कहा कि बॉन्ड ब्रेक हुआ। क्या हुआ? बॉन्ड ब्रेक हुआ। और बॉन्ड ब्रेक होने से ए ने रिश्ता बना दिया किसके साथ में? सी के बाद साथ में, तो ये बन गया ए सी और बी अकेला हो गया। मतलब यहाँ पे पुराने बॉन्ड टूटे और नए बॉन्ड बने। इसी प्रोसेस को हम कहते हैं केमिकल रिएक्शन। तो सब्सटेंस अंडरगो बॉन्ड ब्रेकिंग एंड ट्रांसफॉर्म इनटू द न्यू सब्सटेंस इज कॉल्ड अ केमिकल रिएक्शन। न्यू सब्सटेंस बाय फॉर्मिंग अ न्यू बॉन्ड। समझ में आ गया? जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड बनता है जब हम कार्बन मतलब कोयले को हवा में जलाते हैं। मतलब कार्बन को हवा में जलाने से कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड बन के कार्बन डाइऑक्साइड गैस पैदा होती है। ये केमिकल रिएक्शन का एक एग्जांपल हो गया आपके लिए। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा है कि व्हाई वी कैन सी द सन इवन व्हेन इट्स बिलो द होराइजन। सन होराइजन के नीचे जाता है तभी भी हम सन को क्यों देख पाते? इस कॉन्सेप्ट को बढ़िया से समझते हैं। मान लो ये हमारा प्यारा सा अर्थ है और ये हमारा होराइजन है। होराइजन मतलब एकदम सीधी रेखा जहाँ पे आप खड़े हो, बना दी। होराइजन के नीचे सन का जाने के बाद भी सन हमें दिखता है, ऐसे क्यों? इसको समझने के लिए हमें एटमॉस्फेयर की कुछ लेयर्स बनानी पड़ेगी, कुछ इस तरीके से। ये हमने एटमॉस्फेयर की लेयर बना दी, बराबर। अब इस एटमॉस्फेयर की लेयर में हम कुछ नॉर्मल बना देते हैं, कुछ इस तरीके से। तो सन में से जो लाइट आती है इस तरीके से एंटर करती है लाइट। देखो जैसे जैसे हम अर्थ के करीब जाते हैं तो मीडियम होते रहता है डेंसर। मीडियम कैसे बन जाता है? डेंसर। और अगर मीडियम रेयर से डेंसर की तरफ मूव करता है तो वो कुछ टूवर्ड द नॉर्मल ऐसे बैंड करता है। टूवर्ड द नॉर्मल क्या करता है? बैंड करना शुरू करता है। और इस बैंड के वजह से ये जो लाइट का पाथ है ये कर्व बन जाता है। कैसे बन जाता है? कर्व। और हमें कर्व बनने की वजह से ये लाइट हमारे आंखों तक पहुंच पाती। नॉर्मली चली ऐसे जाना था उसको, बट वो लाइट अपना पाथ बदल देती है ड्यू टू द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट और ये हमारे आंखों तक पहुंच जाती है। इसके लिए सनसेट होने के बाद भी हमें सन दिखाई देता है और ऐसे लगता है कि सन हमारे सामने ही है थोड़ी देर तक। When the sun is somewhat below the horizon, its light ray are able to reach us along the curve path। वो लाइट हमारे तक पहुंच जाती है कर्व रास्ता पकड़ के। और इसके पीछे का कारण है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। एटमॉस्फेयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बदलते रहता है दूरी के हिसाब से। रिफ्रैक्शन थ्रू द अर्थ एटमॉस्फेयर। Thus we see the sun even before it emerges below the horizon। तो होराइजन के नीचे जाने के बाद भी हम सन को क्या कर पाते? देख पाते हैं। ओके, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि जो सन से लाइट आप तक पहुंच रही है वो कुछ इस रास्ते से आप तक पहुंच रही है। यहाँ तक देखो, यहाँ पे आप खड़े हो तो सन की लाइट देखो आप तक कैसे पहुंच रही, कुछ इस तरीके से। यहाँ पे आप देखोगे कि अगर ये आपका अर्थ है और यहाँ से अगर हम नॉर्मल ये क्रिएट करते हैं तो ये लाइट जानी तो ऐसे सीधे चाहिए थी, बट ये क्या हो गई? नॉर्मल की तरफ थोड़ी सी बैंड हो गई। नॉर्मल की तरफ क्या हो गई? बैंड हो गई। क्योंकि ये जो मीडियम है ये रेयरर मीडियम है और ये डेंसर मीडियम है। और रेयर मीडियम से जब डेंसर मीडियम में लाइट जाती है तो लाइट हमेशा नॉर्मल के तरफ क्या होती है? बैंड होती है। तो ये लाइट बैंड हो के आप तक पहुंच जाती है। इसके लिए आपको ऐसे लगता है कि सन आपका कहीं इस तरीके से सामने मौजूद है, लेकिन एक्चुअल में सन कौन सा है? ये रियल सन है। और ये कौन सा सन है? जो आपको दिख रहा है, जिसको हम बोलेंगे एपरेंट सन। क्या बोलेंगे? एपरेंट इमेज। एपरेंट इमेज या एपरेंट ऑब्जेक्ट बोलेंगे। और इस व्हाइट लाइन को क्या बोलेंगे? होराइजन बोलेंगे। मे बी ये डायग्राम अगर नाम के लिए, नाम लिखने के लिए आ जाए तो इस बात का आपको ध्यान रखना। ओके, क्वेश्चन नंबर 3, ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, 15 मार्क्स के लिए है। क्वेश्चन नंबर, फ्यू एग्जांपल ऑफ द रेडॉक्स रिएक्शन इन द फॉलोइंग, आइडेंटिफाई द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। आपको आइडेंटिफाई करना है। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट आपको क्या करना है? आइडेंटिफाई करना है। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। तो चलो एक बार रिकॉर्डिंग चेक करते हो रहा प्रॉपरली आपके लिए। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन की। ये वाला क्वेश्चन, भाई रिएक्टेंट होता क्या है और ऑक्सीडेंट क्या होता है? रिएक्टेंट का मतलब होता है जो दूसरे को रिड्यूस करे। दूसरे को क्या करे? रिड्यूस करे। रिड्यूस करने का तरीका होता है सामने वाले को हाइड्रोजन देना। ले भाई हाइड्रोजन ले ले। अगर किसी ने सामने वाले को हाइड्रोजन दिया तो उसको हम रिएक्टेंट कहेंगे, और किसी ने सामने वाले को ऑक्सीजन दिया तो उसको हम ऑक्सीडेंट कहेंगे। तो आप देख पा रहे हो यहाँ पे
जो हमारे पास इस डायग्राम में H2S है, उस H2S के पास हाइड्रोजन था और अब इस S के पास हाइड्रोजन नहीं है। मतलब H2S के पास जो हाइड्रोजन था H2S ने किसी और को दे दिया और खुद S बन गया। तो मतलब यहाँ पे जो हमारा H2S है वो रिडक्टेंट होगा, हाइड्रोजन देने वाला रिडक्टेंट। बहुत बढ़िया कथई जर। अब यहाँ पे देखो सल्फर डाइऑक्साइड, SO2 के पास ऑक्सीजन था बट इस SO2 ने अपना ऑक्सीजन किसी और को दे दिया। आपको यहीं से समझिएगा, देखो अब S के पास ऑक्सीजन नहीं है, मतलब ये जो SO2 है यहाँ पे क्या होगा, ऑक्सीडेंट होगा, मतलब ये ऑक्सीजन देने वाला बन गया। बात समझ में आया आपको? ठीक है, सेकंड वाले में बात करते हैं। कॉपर ऑक्साइड क्या होगा, ऑक्सीडेंट, क्योंकि उसके पास ऑक्सीजन है तो वो किसी को ऑक्सीजन देगा। और H2 क्या बनेगा, रिडक्टेंट। यहाँ पे MnO2 क्या बनेगा, ऑक्सीडेंट, क्योंकि इसके पास ऑक्सीजन है। और HCl क्या बनेगा, रिडक्टेंट। इतना सिंपल सा सवाल था। हो गया, कितने मार्क्स, 3 मार्क्स। अंडरस्टैंड? इस तरीके से आपको तीनों के आंसर लिखने, पहले का लिख के दिया, 2-3 आप लिखना। एक्सप्लेन द लिमिटेशन ऑफ न्यूलैंड ऑक्टेव, बहुत बढ़िया तरीके से समझते हैं। तो न्यूलैंड ऑक्टेव के क्या लिमिटेशन है? पहला लिमिटेशन है मिसप्लेस एलिमेंट ऑफ कोबाल्ट एंड निकेल विद द हेलोजन व्हाइल फेरस वाज प्लेस्ड इन द नॉन मेटल। देखो भाई, कोबाल्ट और निकेल मेटल है, दोनों क्या है, मेटल है, लेकिन न्यूलैंड भाई साहब ने इन दोनों को हेलोजन के साथ रख दिया। हेलोजन मतलब क्या, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, इनके साथ हीलियम, कोबाल्ट और निकल को रख दिया। और फेरस एक मेटल होने के बावजूद भी इन्होंने उसको नॉन मेटल के साथ में रख दिया। आप इस डायग्राम में अच्छे से समझ सकते हो। देखो ये है हमारा न्यूलैंड ऑक्टेव का पूरा पीरियोडिक टेबल, और उसमें देखो फेरस को इन्होंने कहाँ रख दिया, नॉन मेटल के साथ में। ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम नॉन मेटल है। और फेरस को अगर आप कोबाल्ट और निकल को देखोगे तो कोबाल्ट और निकल को इन्होंने हेलोजन फैमिली में रख दिया, जो गलत बात था। कुड नॉट एकोमोडेट न्यूली डिस्कवर्ड एलिमेंट। देखो जब नए एलिमेंट की खोज हुई न्यूलैंड के बाद, तो उनके पीरियोडिक टेबल में उन नए एलिमेंट को रखने के लिए कोई जगह नहीं छोड़ी उन्होंने, तो ये एक गलती था। और ओनली एप्लीकेबल अप टू कैल्शियम। और न्यूलैंड ऑक्टेव का जो रूल था, न्यूलैंड भाई साहब ने जो रूल दिया, वो कौन से एलिमेंट तक वैलिड या लागू होता था, तो वो सिर्फ होता था कैल्शियम तक लागू। कैल्शियम के बाद न्यूलैंड भाई साहब का रूल लागू नहीं होता था। जो उन्होंने रूल बताया कि पहला एलिमेंट और 8वें एलिमेंट का केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी कुछ कुछ चेंज होती है हमेशा। तो यहाँ पे ये जो रूल था हाइड्रोजन से कैल्शियम तक लागू था, उसके आगे ये रूल लागू नहीं हो रहा था। ओके, तो इसका आंसर हो गया। ऑब्जर्व द फिगर एंड आंसर द क्वेश्चन। वेयर डज द हीट टेक प्लेस? बताओ, यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट है, एक हॉट ऑब्जेक्ट है, कोल्ड ऑब्जेक्ट है। हॉट ऑब्जेक्ट और कोल्ड ऑब्जेक्ट में से हीट कहाँ से कहाँ जाएगी? बहुत बढ़िया, हीट हॉट से कोल्ड जाएगी। तो पहले का आंसर होगा यस, हीट इज ऑलवेज ट्रांसफर फ्रॉम द हॉट ऑब्जेक्ट टू द कोल्ड। तो यहाँ पे लिखोगे हॉट टू कोल्ड। समझा? आप इंग्लिश में लिख लेना अच्छे से, हीट इज ट्रांसफर फ्रॉम द हॉट ऑब्जेक्ट टू द कोल्ड ऑब्जेक्ट। इन दिस सिचुएशन विच प्रिंसिपल ऑफ हीट, विच प्रिंसिपल ऑफ हीट वी गेट? कौन सा प्रिंसिपल यहाँ पे लग रहा है? तो यहाँ पे लग रहा है प्रिंसिपल ऑफ हीट एक्सचेंज। आपकी किताब में आपको ये मिल जाएगा, हीट वाले चैप्टर में प्रिंसिपल ऑफ हीट एक्सचेंज यहाँ पे लागू हो रहा है। प्रिंसिपल इज यूज टू मेजर विच प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। प्रिंसिपल ऑफ हीट एक्सचेंज मैटर की कौन सी प्रॉपर्टी के बारे में पता करने के लिए काम आता है। तो किसी भी मैटर की अगर आपको क्या जाननी है, किसी भी मैटर की अगर आपको स्पेसिफिक हीट जाननी है, क्या जाननी है, स्पेसिफिक हीट, तो इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए प्रिंसिपल ऑफ हीट एक्सचेंज की हमें मदद लेनी पड़ती है। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका होगा स्पेसिफिक हीट। इस फिनोमिना को अगर आपको समझना है, इस कॉन्सेप्ट को अगर समझना है, तो आपको प्रिंसिपल ऑफ हीट एक्सचेंज, प्रिंसिपल जो इसका आंसर था, उसके हेल्प लेनी पड़ेगी। प्रिंसिपल ऑफ हीट एक्सचेंज इसका आंसर हो जाएगा। बात समझ में आया? और पहले वाले का क्या होगा, हॉट टू कोल्ड। 3 मार्क्स मिल गए। नेक्स्ट, आप डॉक्टर के पास गए हो, कभी गए हो, और डॉक्टर ने आपके लेंस का पावर बोला 1.5 डायोप्टर। पावर का यूनिट याद है सबको, डायोप्टर होता है। फोकल लेंथ आपको फाइंड करनी है। आपको ये भी बताना है व्हाट टाइप ऑफ लेंस, कौन से टाइप का लेंस होगा, कि कॉनकेव होगा कि कॉन्वेक्स होगा, और आपको ये भी बताना है कि उस आदमी को कौन सी बीमारी है। तो सबसे पहले हम फोकल लेंथ निकालते हैं। तो फोकल लेंथ का फॉर्मूला होगा 1/पावर, और यहाँ पे जो पावर दे रखी है वो दे रखी है 1.5। अब मुझे इस पॉइंट को यहाँ लेके आना, मतलब एक डिजिट राइट शिफ्ट करना है। तो ऊपर नीचे आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 10 से, बराबर ना।
बुरा मान जाएगा ना, नहीं करूंगे ऊपर नीचे दोनों तरफ, तो नीचे 10 ऊपर हो जाएगा 15। अब आप इसको सॉल्व कर लो, 5 टू जा 5 थ्री जा, और 2 को आप 3 से डिवाइड कर लो तो 0 जा 0 हो जाएगा, 2 नीचे आ जाएगा और 6 आएगा, तो आपका आंसर आएगा 0.6666 बार बार आएगा, जिसको आप 0.67 मीटर लिख सकते हो। तो ये आ गई फोकल लेंथ। अब आप देख रहे हो कि आपकी फोकल लेंथ आ गई 0.67 मीटर, मतलब पॉजिटिव फोकल लेंथ आई है, और आपको ये बताना है कि कौन से लेंस का फोकल लेंथ पॉजिटिव होता है। परफेक्ट। तो मतलब यहाँ पे समझ में आ गया कि जो लेंस होगा वो होगा कॉन्वेक्स, क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ होता है पॉजिटिव। दूसरा है, कौन से बीमारी में कॉन्वेक्स लेंस इस्तेमाल करते हैं? परफेक्ट, हाइपरमेट्रोपिया, मतलब फार साइटनेस में। तो जो डिफेक्ट था, उस इंसान को जो डिफेक्ट था, वो डिफेक्ट कौन सा होगा? वो होगा हाइपर मेट्रोपिया। क्या पिया? हाइपर मेट्रोपिया, या फिर फार साइटेडनेस। हो गए 3 मार्क्स, इजी था। तो यहाँ पे आपको पेज नंबर 88 पे पूरा चर्चा मिल जाएगा, अच्छे से देख लेना, कभी कभी डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। ओके, ऑब्जर्व द फॉलोइंग फिगर एंड आंसर द क्वेश्चन। आपके सामने क्वेश्चन दिया कि भाई फिगर को पहचानना। देखो जाइए, अगर आप इस फिगर को अच्छे से देखो तो यहाँ पे एक एक्सटर्नल सर्किट है और एक्सटर्नल सर्किट में बैटरी लगा दे रखा है। भाई मोटर को चलाना है तो आपको तो बैटरी तो लगाना पड़ेगा। जनरेटर में से करंट पैदा होता है तो हम बैटरी नहीं लगाएंगे, क्योंकि जनरेटर आपको करंट पैदा करके दे रहा है, बट मोटर में बैटरी लगाना पड़ेगा, मोटर को चलाना है। तो कंफर्म हो गया कि ये तो डीसी मोटर है, क्योंकि बैटरी का इस्तेमाल हुआ। पहला समझ में आया मोटर को पहचानने का तरीका, सीधा बैटरी दिखा मतलब मोटर। ठीक है। अब डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मुझे बताओ मैग्नेटिक फील्ड कहां से कहां जाती है? नॉर्थ पोल से साउथ पोल, तो नॉर्थ से साउथ हो गया। और मुझे बताओ मोटर में कौन सा रूल इस्तेमाल करते हैं डायरेक्शन ऑफ फोर्स पता करने के लिए? परफेक्ट, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। मैं चाहता हूं आप में से कोई एक स्टूडेंट, एक नहीं सारे स्टूडेंट, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल कमेंट सेक्शन में जरा टाइप करके दो ना, या कॉपी पेस्ट कर लो चलेगा, दिल को सुकून मिलेगा। लेट्स डू। ओके, नाउ ड्रॉ अ नीट लेबल डायग्राम ऑफ डिस्पर्जन। डिस्पर्जन ऑफ लाइट का लेबल डायग्राम बनाना है। तो डिस्पर्जन ऑफ लाइट क्या होता है भाई? व्हाइट लाइट आती है और वो अपने 7 रंगों में बढ़ जाती है, मैंने पहले बताया। रेड लाइट सबसे कम डेविएटेड होती है और वॉयलेट लाइट सबसे ज्यादा डेविएटेड होती है, बराबर कि नहीं? और फिर पूछा है विच लाइट इज डेविएटेड मोस्ट। तो देखो इसी क्वेश्चन का आंसर मैंने पहले बता दिया कि वॉयलेट लाइट सबसे ज्यादा डेविएटेड होती है। अंडरस्टैंड? आगे, लेट द पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन ऑफ प्लेनेट एट अ डिस्टेंस आर फ्रॉम द स्टार टू टाइम टी। मतलब समझते हैं, हमारे पास एक स्टार है और स्टार के पास एक प्लेनेट है जिसका नाम दे देते P1, और P1 को इसका पूरा चक्कर लगाने के लिए जो समय लगता है वो T लगता है, और P1 का स्टार से दूरी है वो है R। बात समझ में आ गया? एक दूसरा प्लेनेट है जिसका नाम है P2, और P2 का जो स्टार से दूरी है वो है अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन 2R। क्वेश्चन पूछा है कि बताओ प्रूव करो कि जो टाइम पीरियड लगेगा वो √8 के बराबर लगेगा कि नहीं, ये प्रूव करो। देखो किसी भी प्लेनेट स्टार के अराउंड प्लेनेट को घूमने के लिए जो समय लगता है उसका रिलेशन हमें केपलर का थर्ड लॉ देता है। केपलर का थर्ड लॉ कहता है कि स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यूब ऑफ डिस्टेंस। तो क्यूब ऑफ डिस्टेंस हो जाएगा केपलर का तीसरा लॉ, अकॉर्डिंग टू केपलर थर्ड लॉ। अच्छे से लिख लेना, अकॉर्डिंग टू केपलर थर्ड लॉ। इसका मतलब हुआ कि अगर मैं रेडियस डिस्टेंस को नीचे भेज देता हूं तो ये बन जाएगा टी स्क्वायर अपॉन आर का क्यूब कांस्टेंट। क्या बन जाएगा? टी स्क्वायर अपॉन आर का क्यूब। मतलब अगर मैं इस रेशियो को लिखूं टी1 का स्क्वायर और आर वन का क्यूब इज इक्वल टू, आई कैन राइट 2 का स्क्वायर R2 का क्यूब। ये सेम रहेगा क्योंकि रेशियो कांस्टेंट होता है। अभी मुझे बताओ पहले केस में कितना टाइम लग रहा था? T लग रहा था, तो T1 का वैल्यू क्या लिखेंगे? T लिख देंगे। और दूसरे केस में कितना टाइम लग रहा है हमें नहीं पता, तो T2 का स्क्वायर हम वैसे लिख देंगे। यहाँ पे पहले केस में टाइम T लग रहा था तो T1 का वैल्यू T और T2 का वैल्यू हमें नहीं पता, इसलिए हमने T2 लिखा। बराबर। अब बात करते हैं पहले केस में दूरी कितना था? पहले केस में दूरी था R, तो नीचे लिख देंगे R का क्यूब। और दूसरे केस में दूरी कितना है? 2R, तो नीचे लिख देंगे 2R का क्यूब। अच्छे से ध्यान देना मैंने कैसे लिखा। बच्चे क्या करते पता है? 2R का क्यूब ऐसे लिख देते, गलत बात है। आपको पूरा ब्रैकेट करके ऐसे लिख। समझ में आया? के बाद यहाँ पे ये टी स्क्वायर हो गया, ये हो गया हमारा आर का क्यूब। राइट साइड में, लेफ्ट साइड में आ जाता हूँ मैं, अच्छे से आपको दिखे। ओके, ठीक है। और यहाँ पे क्या सामने क्या बचा? T2 का स्क्वायर। मुझे बताओ आर का 2 का क्यूब कितना होता है? 8, और आर का क्यूब कितना हो जाएगा? R क्यूब। तो समझ में आया?
अच्छे से आया, कमेंट किया वीडियो को। अगर आप वीडियो के इस लेवल तक पहुंच चुके हो तो मैं आपको एक बात बता देता हूँ, आप बहुत डेडिकेटेड। बहुत मुश्किल होता है एक वीडियो को, एक पेपर को इतने प्यार से सॉल्व करना एग्जामिनेशन। यू आर स्वीटेस्ट स्टूडेंट, नाइस स्टूडेंट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ठीक है, अगर यहाँ तक आपने मुझे झेला है ना तो वीडियो को लाइक कर लें। ठीक है, फिर क्या करेंगे अपन, यहाँ से ये आर क्यूब कम हो जाएगा क्योंकि डिनोमिनेटर में दोनों तरफ है, आर क्यूब कट हो जाएगा और 8 हमारा इधर आ जाएगा न्यूमेरेटर में क्रॉस मल्टीप्लाई। ये बन जाएगा आपका 8 टी स्क्वायर और ये बन जाएगा आपका T2 का स्क्वायर। अब दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे तो ये आपका स्क्वायर रूट में चला जाएगा 8 T2 का स्क्वायर और ये भी आपका स्क्वायर रूट में चला जाएगा। आपको पता है स्क्वायर रूट से स्क्वायर कट हो जाता है तो ये T2 बचा इधर और सामने बचेगा, देखो 8 को अपन लिख सकते हैं 8 को, ओके आंसर तो आ गया, 8 हमारा रूट के अंदर और टी स्क्वायर हमारा स्क्वायर से बाहर निकल के टी बन जाएगा और ये हमने प्रूव कर दिया। ये तो हमें प्रूव करने बोला था। दैट्स इट। कसं वाटलं, चांगलं वाटलं की नाही वाटलं? हाँ मराठी पब्लिक, अच्छा लगा आपको? ठीक है, 8th क्वेश्चन है। अनिल, देखो मैंने सारे क्वेश्चन किए लेकिन आपको सारे क्वेश्चन सॉल्व नहीं करने हैं, जितने बोले पहले उतने करने हैं। अनिल्स अंकल कैन सी डिस्टिंक्ट क्लियरली, दूर के ऑब्जेक्ट, अनिल्स के अंकल जो है ना वो दूर के ऑब्जेक्ट अच्छे से देख पाते हैं। कोई ऑब्जेक्ट अगर दूर पे है तो उनको अच्छे से दिख जाता है, बट कैन नॉट सी नियर बाय ऑब्जेक्ट, लेकिन कोई ऑब्जेक्ट पास में तो उनको अच्छे से दिख नहीं पाता है। व्हाट इज द डिफेक्ट, कौन सा डिफेक्ट होगा? तो उनका जो डिफेक्ट होगा वो होगा हाइपरमेट्रोपिया, मतलब उनको पास की प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है? पास की प्रॉब्लम को हम बोलते हैं हाइपरमेट्रोपिया, जिसमें जिसको हम दूसरा नाम है फार साइटेडनेस। फार साइटेडनेस मतलब फार मतलब दूर, साइट मतलब देखना, दूर का देख पाते लेकिन पास का नहीं देख पाते, इसके लिए इसको बोला फार साइटेडनेस, मतलब दूर का देख पाते लेकिन पास का नहीं देख पाते, तो हाइपरमेट्रोपिया, दूसरा नाम है फार साइटेडनेस। ओके, हाउ कैन दैट डिफेक्ट बी रिमेडीज, इस डिफेक्ट को क्योर करने के लिए आप क्या करोगे? तो इस डिफेक्ट को क्योर करने के लिए आप यूज करोगे कॉन्वेक्स लेंस। क्या यूज करोगे? कॉन्वेक्स लेंस। व्हाट विल बी कन्वर्जिंग पावर ऑफ द लेंस, लेंस की कन्वर्जिंग पावर क्या होगी? देखो लेंस की कन्वर्जिंग पावर क्या होगी, ये डिपेंड करेगा कि जिस आदमी को हाइपरमेट्रोपिया है उस हाइपरमेट्रोपिया उसको किस लेवल का है, उसके हिसाब से कन्वर्जिंग पावर अलग अलग होगी। तो इट इज, यू कैन से दैट इट इज पर्सन डिपेंडेंट, कि जो पर्सन होगा लेस विल बी पॉजिटिव। हाँ इतना पक्का है कि कन्वर्जिंग पावर कैसी होगी? पॉजिटिव होगी, बिकॉज कॉन्वेक्स लेंस का जो फोकल लेंथ होता है पॉजिटिव होता है, बट इट्स डिपेंड ऑन द डिग्री ऑफ द डिफेक्ट, मतलब उस इंसान को डिफेक्ट कितना स्ट्रांग है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, 5 मार्क्स का 2 है, उसमें से कोई भी आपको एक सॉल्व करना है। अब ये जो डायग्राम दिया है ये डायग्राम किसका है, क्या आप कमेंट करके बता दोगे? मैं वेट करूंगा। पहला बात, विच फिनोमिना स्टडी, इस डायग्राम की मदद से कौन सा फिनोमिना स्टडी किया जाता है? एनोमेलस बिहेवियर ऑफ वाटर। आपको हीट वाले चैप्टर में स्पेलिंग मिल जाएगा, देख लेना अगर नहीं लिखने आता तो। एनोमेलस बिहेवियर ऑफ वाटर, वाटर का अनोखापन। व्हाट आर द फाइनल टेम्परेचर ऑफ T1 एंड T2, T1 का फाइनल टेम्परेचर कितना होगा? परफेक्ट 4 डिग्री सेल्सियस, और T2 का कितना होगा? 0 डिग्री सेल्सियस। सही है। एट व्हाट टेम्परेचर द डेंसिटी ऑफ वाटर इज मैक्सिमम, तो 4 डिग्री सेल्सियस पे वाटर का डेंसिटी मैक्सिमम होगा, जो मैंने आपको पहले ही ग्राफ की मदद से समझाया था। 4 डिग्री पे वॉल्यूम सबसे कम होता है, इसके लिए डेंसिटी क्या हो जाता है? मैक्सिमम हो जाता है। गिव वन एग्जांपल ऑन द अबव फिनोमिना, इस अबव फिनोमिना के रिगार्डिंग कोई एक एग्जांपल दो। तो एक एग्जांपल है जहां पे बर्फ होता है, ऊपर बर्फ की परत होती है और नीचे पानी होता है, और इस नीचे पानी में फिश भी सरवाइव करती है, क्योंकि अगर नीचे का पानी भी बर्फ बन गया सारी फिश मर जाएगी। इसका मतलब ऊपर का टेम्परेचर 0 डिग्री होने के बाद ऊपर का लेयर बर्फ का बन जाता है, बट नीचे का 4 डिग्री होने के वजह से फिश इजीली स्विम कर पाती है। तो ये एक फिनोमिना का आप एग्जांपल लिख सकते हो, आपकी बुक में बढ़िया से लिखा हुआ, कमेंट करके आप टाइप करके दे देना। ठीक है ना? फिश सर्वाइव इन हाईली कोल्ड रीजन बिलो द सरफेस ऑफ आइस, लिख दो। अंडरस्टैंड, दो लिख लेना कोई भी आप। तो यहाँ पे ये सेशन होता है कंप्लीट कंप्लीट कंप्लीट। अगर वीडियो के आप एंड तक पहुंचे हो तो 27+3 का कमेंट करके आंसर बताओ, मैं समझ जाऊंगा ये लोग वीडियो के एंड तक पहुंच चुके हैं। लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। सक्सेसफुली हमने पूरा पेपर सॉल्व कर चुका है और सेलिब्रेशन का टाइम आ चुका है। अपने आप को कोई गिफ्ट दे सकते हो, मतलब खुशी मना सकते हो, यार आपने बहुत मेहनत किया है।
टेलीग्राम पे ज्वाइन होना, व्हाट्सएप पे ज्वाइन होना और इंस्टाग्राम पे फॉलो करना। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपका कोई फीडबैक होगा इस वीडियो के रिगार्डिंग, आवाज अच्छी नहीं आ रही है, एडिटिंग अच्छी नहीं है, आप तक मेरी बातें नहीं पहुंच पा रही है, तो आप बिना झिझक मुझे फीडबैक दे सकते हो। धन्यवाद, शुक्रिया, जय महाराष्ट्र।